नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है, लेकिन इससे पहले हम कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, लोथल तक पढ़ चुके थे। और बाकी के जो दो चार स्थल बचे हैं उनके बारे में आज उनको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा वैदिक सभ्यता के बारे में आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सबसे पहले दो चार स्थल बचे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दोस्तों कालीबंगा, यानी ये दो चार स्थल हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कालीबंगा। अब यदि बात आती है दोस्तों कालीबंगा से क्या क्या पाया गया है, यानी किस किस चीज़ के साक्ष्य पाए गए, इन सभी के बारे में जानेंगे। अब यदि कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा को दोस्तों एक व्यक्ति थे, दशरथ शर्मा। इन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी हल के निशान। यानी फसल को जब बोते हैं तो फसल को बोने से पहले दोस्तों खेत को जोतते हैं। पहले क्या होता था, आज के समय में ट्रैक्टर हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय केवल हल थे और हल के निशान मिले हैं। तो इसी प्रकार यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। और यहाँ से यानी कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं। आगे हवन कुंड और अग्निकुंड के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि हवन घरों में हवन वगैरह किए जाते हैं, तो इन्हीं को हवन कुंड या अग्निकुंड कहा जाता है। और यहाँ से दोस्तों काली चूड़ियाँ मिली हैं, जो कि मिट्टी की बनी होती थी। और इन्हीं काली चूड़ियों के ऊपर इन्हीं काली चूड़ियों के बेस पर यहाँ का नाम कालीबंगा, यानी इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया है। और यहीं से ऊँट की अस्थियाँ यानी हड्डियाँ पाई गई हैं। फर्श में ईंटों का प्रयोग हुआ है और हाथी दांत की कंघी यहाँ से पाई गई है, याद रखेंगे। तो इन सभी के बारे में कहाँ से जानकारी यानी साक्ष्य एविडेंस मिले हैं, तो ये सभी कालीबंगा से पाए गए हैं। अब बात आती है दशरथ शर्मा ने इसको हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा। याद रखें दोस्तों, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। और यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल के निशान मिले हैं। हल के निशान मिले हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। और यहीं से काली चूड़ियाँ जो कि मिट्टी की बनी होती थी, इन्हीं के नाम पे कालीबंगा नाम पड़ा था। ऊंट की हड्डियां या अस्थियां पाई गई हैं। यहाँ से दोस्तों ऊंट की हड्डियां यानी अस्थियां पाई गई हैं। और यदि बात करते हैं तो फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया था। फर्श में ईंटों
का प्रयोग के जो है साक्ष्य जो है पाए गए हैं। और हाथी दांत की जो है कंघी मिली थी। हाथी दांत की कंघी मिली है। याद रखें दोस्तों, हाथी दांत की यदि बात की जाए कंघी कहाँ से मिली है तो ये मिली है दोस्तों कालीबंगा से। यहाँ पर जो है नोट करके लिख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों एवं हाथी दांत की हाथी दांत से बना सामान मन के आदि का निर्यात करते थे। याद रखेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये सूती वस्त्रों, हाथी दांत से बना सामान और मन के आदि का निर्यात यानी इंपोर्ट जो है करते थे। याद रखेंगे दोस्तों, निर्यात जो है करते थे। किसका निर्यात करते थे? सूती वस्त्रों, हाथी दांत से बना सामान, मन के आदि का निर्यात जो है करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। याद रखें दोस्तों, यहीं से जो है सिलबट्टा जो है मिला। याद रखेंगे दोस्तों, क्या मिला है यहाँ से? सिलबट्टा। दोस्तों सिलबट्टे का तो आपको पता होगा, यानी प्राचीन समय में क्या होता था, यानी जिस पर जो है मसाला पीसने का काम जो है किया जाता था। लेकिन वर्तमान में किस काम आता है? वर्तमान में इसकी जगह किसने ले लिया? मिक्सर ग्राइंडर ने जो है ले लिया। याद रखें दोस्तों, जिसको जो है आप मिक्सी जो है बोलते हैं। सिलबट्टा और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यानी इस समय भी जो है भूकंप जो है आता होगा, इसलिए इसके साक्ष्य जो है पाए गए हैं। लकड़ी की नाली मिली है दोस्तों। लकड़ी की यदि नाली की बात की जाए कहाँ से पाई गई लकड़ी की नाली, तो लकड़ी की नाली मिली है कालीबंगा से। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य है। अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति, हिंदू धर्म में क्या होता है आज के समय में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जो है जलाया जाता है, यानी उसका जो है अंतिम संस्कार जो है कहा किया जाता है। तो उसी प्रकार जो है अंत्येष्टि संस्कार इसी को जो है कहा जाता है। तो इसके साक्ष्य जो है मिले, यानी उस समय भी जो है अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार जो है किया जाता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था। यहाँ से सामान्य लोगों के लिए जो है दुर्ग बनाए गए थे। याद रखेंगे, यानी आपने पहले जो है जो स्थल पढ़े थे उनमें आपने देखा होगा, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल को छोड़कर, लो धौलावीरा को छोड़कर जो है बाकी सभी स्थल जो है दो भागों में विभाजित थे, यानी दो टीलों में जो है विभाजित थे, पश्चिमी और पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार रहते थे और निचले टीले पर यानी पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। लेकिन बाकी स्थलों में जो है केवल पश्चिमी टीले का जो है दुर्ग बनाया जाता था, यानी उनकी सुरक्षा दीवारें जो है बनाई जाती थी राजा को बचाने के लिए। लेकिन कालीबंगा में जो है पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीलों में जो है दुर्ग जो है बनाए गए थे, यानी ये एकमात्र स्थल है जिसमें जो है पूर्वी टीले पर जो है दुर्ग बनाया गया था। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है यही एकमात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा, यहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है दुर्ग बनाया गया था उनकी सुरक्षा के लिए। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों सिलबट्टा। सिल बट्टा और भूकंप के साक्ष्य मिले। याद रखेंगे, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले हैं। लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी जो है मिले। इसका मतलब इस समय भी जो है दोस्तों नालियाँ जो है होती थी अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, यानी इस समय भी जो है दाह संस्कार जो है किया जाता होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए जो है दुर्ग बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल है सामान्य
लोगों के लिए दुर्ग जो है बनाए गए थे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये दो टीलों में विभाजित था। ये हो गया दोस्तों पश्चिमी, पश्चिमी, और ये हो गया पूर्वी। तो यहाँ पर दोस्तों राजा और सरदार जो है रहते थे। याद रखें दोस्तों, राजा और सरदार जो है रहते थे, और यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। और इनकी सुरक्षा, ये वाला जो दुर्ग था, इनकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार जो है ऊंची ऊंची दीवारों का जो है किले जो है बनाए जाते थे सुरक्षा के लिए। तो कालीबंगा ये जो है एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है क्या बनाया गया है, दुर्ग जो है बनाया गया था। और बाकी स्थलों में जो है केवल पश्चिमी टीले के लिए जो है दुर्ग बनाए जाते थे, राजा महाराजाओं के लिए और सरदारों के लिए। याद रखें दोस्तों, ये बहुत सामान्य सी बात है, आपको समझ में जो है आ गया होगा। तो ये था हमारा कालीबंगा के बारे में, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो अब आता है हमारा धोलावीरा। कौन सा आता है दोस्तों, धोलावीरा। धोलावीरा, यदि धोलावीरा की बात की जाए तो दोस्तों धोलावीरा जो है एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। याद रखेंगे, जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। कौन विभाजित था, धोलावीरा। याद रखेंगे, यह है आयताकार नगर था। याद रखें दोस्तों, धोलावीरा जो है ये आयताकार नगर था, और भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। याद रखें दोस्तों, जो धोलावीरा है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल था भारत में। जिस प्रकार दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान जो है अलग नहीं होते, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो है, और आज भी है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। दूसरा था दोस्तों हड़प्पा, तीसरा कौन सा था, गणेरी बाला, और चौथा कौन सा था दोस्तों, चौथा था राखी गढ़ी, जो कि वर्तमान भारत में है। चौथे के बाद पांचवा था धोलावीरा, और छठा था कालीबंगा। याद रखें दोस्तों, तो ये राखी गढ़ी से लेकर नीचे के जो है तीनों भारत में है वर्तमान में, और ऊपर के कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ी बाला, ये तीनों हैं वर्तमान पाकिस्तान में। याद रखें दोस्तों, ये क्रम से हैं छोटे बड़े। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था पाकिस्तान में, आज वर्तमान में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो हो जाता है। फिर कौन सा है, फिर हो जाता है दोस्तों हड़प्पा, और इसके बाद कौन सा है दोस्तों, गनेड़ी बाला। यदि भारत की बात की जाए तो पहला है भारत का सबसे बड़ा राखी गढ़ी, दूसरा है धोलावीरा, और तीसरे की यदि बात की जाए तो कालीबंगा है। याद रखेंगे धोलावीरा। याद रखें दोस्तों, धोलावीरा जो है 3 टीलों में विभाजित था। धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। याद रखें दोस्तों, धोलावीरा जो है 3 टीलों में विभाजित था। ये 3 टीले कौन कौन से थे, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। सामान्य, सामान्य लोग, सैनिक और सरदार, राजा, राजा और पुरोहित जो है रहते थे। याद रखें दोस्तों, ये जो है एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। याद रखें दोस्तों, कितने टीलों में जो है विभाजित था, 3 टीलों में जो है विभाजित था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों नोट करके डाल लेंगे, नोट करके जो है डालेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल, तो कौन कौन से सबसे बड़े स्थल हैं, तो यदि पहले की यदि बात की जाए, मोहन जोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनेड़ी वाला, चौथा
राखी गढ़ी, पांचवा धोलावीरा, छठा कालीबंगा। याद रखें दोस्तों, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये सबसे बड़े स्थल हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान जो है अलग नहीं हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाला, राखी गढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा, जब ये पाकिस्तान जो है अलग हो गया है तो ये तीनों जो है पाकिस्तान में जो है चले गए हैं। ये तीनों पाकिस्तान में चले गए और ये तीनों जो है भारत में है। याद रखें दोस्तों, तीनों जो है भारत में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान में सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा, तीसरा कौन सा गनेड़ीवाला, भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, दूसरा सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा, तीसरा सबसे बड़ा स्थल कालीबंगा। लेकिन भारत पाकिस्तान ना पूछकर ये पूछे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, हड़प्पा। याद रखेंगे, जब कोई देश ना पूछा जाए तो ये आपस में इस तरीके से क्रमवाई होंगे, लेकिन देश करके पूछा जाए क्रमवाई तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाला और भारत में राखी गढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है ये आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है रक्षा प्राचीर दुर्ग पत्थर से बनी थी। याद रखेंगे, धोलावीरा में, धोलावीरा में रक्षा प्राचीर, दोस्तों रक्षा प्राचीर यानी दुर्ग, रक्षा प्राचीर यानी दुर्ग पत्थर से बना था। याद रखें दोस्तों, पत्थर से जो है बना था। जिस प्रकार यानी हमने लोथल में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो में जो है पढ़ा था, तो इनमें जो है जो पश्चिमी टीले की रक्षा प्राचीर होती थी, यानी जो दुर्ग बनाए जाते थे वह जो है ईंटों से बनाए जाते थे। लेकिन धोलावीरा में जो है ये पत्थर से जो है बनाया गया है रक्षा प्राचीर, यानी दुर्ग जो है पत्थर से जो है बनाया गया है। याद रखेंगे, और यहाँ से जो है सुनामी के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। याद रखेंगे, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं और 16 तालाब के साक्ष्य भी जो है मिले हैं, 16 तालाब के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। तो इसका मतलब दोस्तों इस समय भी जो है यहाँ पर सुनामी जो है आती होगी। याद रखेंगे दोस्तों, सुनामी जो है आती होगी। जल प्रबंधन व्यवस्था जो है बहुत अच्छी थी। याद रखें दोस्तों, जल प्रबंधन व्यवस्था जो है कहाँ पर थी, तो ये जो है धोलावीरा में भी थी। जल प्रबंधन व्यवस्था और बांध बने हुए थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है कृत्रिम बांध का जो है निर्माण था। याद रखें दोस्तों, कृत्रिम बांध का जो है यहाँ पर निर्माण था। कृत्रिम बांध का जो है यहाँ पर निर्माण था और खेल स्टेडियम के साक्ष्य भी जो है मिले। याद रखेंगे, खेल स्टेडियम के साक्ष्य भी जो है मिले। याद रखें दोस्तों, यहाँ से यानी धोलावीरा से जो है खेल स्टेडियम के साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हो पाया यहाँ पर जो है यहाँ के लोग खेल कौन सा खेलते होंगे। स्टेडियम तो मिला है, या यदि स्टेडियम मिला है तो कोई ना कोई तो खेल खेलते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अभी कंफर्म यानी क्लियर जो है नहीं हो पाया कि कौन सा खेल जो है खेलते होंगे। याद रखेंगे, तो ये था हमारा धोलावीरा जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमारे 3 और हैं जो कि छोटे छोटे 2-2 लाइनों के, इनको और कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होती है कहाँ से दोस्तों, वैदिक सभ्यता से। सुरकोटदा, याद रखें दोस्तों, सुरकोटदा आपको पता होगा कहाँ पर है। सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है कहाँ पर दोस्तों, ये पड़ता है गुजरात में। याद रखेंगे, कहाँ पर, गुजरात में। जगपति जोशी ने इसको खोजा था। याद रखेंगे, तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है, यहाँ से यदि बात करते हैं तो घोड़े की हड्डियाँ मिली है। याद रखेंगे, अभी आपने पढ़ा था ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से। लेकिन पूछा जाए घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, तो घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सुरकोटदा से। तराजू का पलड़ा, याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार आज के समय में मार्केट यानी बाज़ारों में आपने देखा होगा सब्जी तोलने वाले जो है तराजू का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है 2 पलड़े होते हैं। एक में जो है क्या रखा जाता है, एक में वस्तु रखी जाती है और एक में जो है बाट रखे जाते हैं। तो इसी प्रकार तराजू का पलड़ा जो है यहाँ पर मिला है। यहाँ पर इस समय तराजू जो है होती होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिला है, यानी जिस तरीके से आज के समय में शॉपिंग के लिए जो है मॉल होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं,
तो उस समय भी जो है यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है होता था और इसी के जो है साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखेंगे। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। याद रखें दोस्तों, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। और यहाँ से क्या मिला है? तराजू का पलड़ा। याद रखें दोस्तों, तराजू का पलड़ा जो है मिला है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है मिला है। याद रखें दोस्तों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर मिला। याद रखें दोस्तों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर मिला है। याद रखें दोस्तों, यानी इस समय भी जो है यहाँ के लोग शॉपिंग जो है करते होंगे, इसलिए यहाँ पर जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है पाया गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं रंगपुर। याद रखें दोस्तों, रंगपुर की यदि बात करते हैं तो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में जो है पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। 1931 में इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है खोजा गया था। याद रखेंगे, कहाँ पर खोजा गया था इसको? गुजरात में जो है खोजा गया था। याद रखेंगे। अब यहाँ से क्या क्या मिलता है? कच्ची ईंटों के दुर्ग। याद रखेंगे, यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों के दुर्ग जो है बनाए गए थे। चावल की खेती के साक्ष्य या धान की भूसी के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों, आप धान की भूसी के साक्ष्य जो है मिले। याद रखें दोस्तों, यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? रंगपुर से। और साथ ही दोस्तों लोथल से भी जो है मिले हैं धान की भूसी के साक्ष्य। याद रखेंगे। और रंगपुर से भी मिले हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, रंगपुर में जो है कच्ची ईंटों के दुर्ग जो है बने हुए होते थे, यानी धोलावीरों में पत्थर से निर्मित प्राचीर दीवार जो है बनाई गई थी रक्षा करने के लिए। और बाकी में जो है पक्की ईंटों के जो है बनाए गए थे। लेकिन रंगपुर ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है कच्ची ईंटों के दुर्ग जो है बनाए गए थे, यानी बिना पक्की ईंटों के जो है दुर्ग जो है बनाए गए थे। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों बनावली। बनावली। याद रखें दोस्तों, बनावली की यदि बात करते हैं तो कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखेंगे, कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है बनावली। अब बनावली से जो है क्या क्या मिला है? तो बनावली की यदि बात करते हैं तो हल आकृति का खिलौना। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, यानी जो कि मिट्टी के बने होते थे। जौ के अवशेष मिले और मिट्टी के बर्तन मिले और साथ ही धावन पात्र यानी बेसिन पात्र। याद रखें दोस्तों, बेसिन पात्र जिसमें जो है हाथ धोने के समय जो है, आज के समय में आपने देखा होगा धावन पात्र होते हैं हाथ धोने वाला, तो उसी को जो है धावन पात्र जो है यहाँ पर कहा गया है। और मिट्टी के बर्तन जो है पाए गए हैं। याद रखेंगे। यहाँ से जो है हल आकृति का खिलौना जो है मिला है, जो कि मिट्टी का होता था। यानी इससे ये प्रमाण मिलता है, यानी यहाँ पर जो है हल होते होंगे। याद रखें दोस्तों, यानी जिस समय कोई वस्तु होती है तो उसी प्रकार के जो है खिलौने जो है बनाए जाते हैं। जौ के अवशेष जो है मिले हैं और मिट्टी के बर्तन व धावन पात्र। याद रखें दोस्तों, मिट्टी के बर्तन व धावन पात्र जो है मिला है। याद रखें दोस्तों, धावन पात्र जो है मिला है। याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे जो कि हमारे रह गए थे, उनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है कंप्लीट जो है हो गई है। और अब हमारी स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। याद रखें दोस्तों, हमारी स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। याद रखें दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो है आज का हमारा टॉपिक जो है शुरू होता है। और यहाँ दोस्तों वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसका समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है रहा था। और दूसरा भाग था दोस्तों उत्तर वैदिक काल, जिसका समय जो है 1000 BC से लेकर 1500 BC तक जो है रहा था। यानी दोस्तों उत्तर वैदिक काल की अब इसकी जिस प्रकार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है द्रविड़ यानी भारतीयों ने किया था, यानी काले लोगों ने जो है किया था।
अब उसी प्रकार वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है किसने किया था, तो आर्यों ने जो है इसका निर्माण जो है किया था, और आगे जानेंगे अच्छे से किस प्रकार इसका निर्माण जो है किया गया था। अब यदि बात करते हैं दोस्तों, इसको जो है दोस्तों दो भागों में जो है बांटा गया था, यानी वैदिक सभ्यता के दो भाग थे। पहला कौन सा था, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। याद रखें दोस्तों, ऋग्वैदिक काल समय कब से कब तक रहा था, 1500 BC से 1000 BC तक जो है इसका समय जो है रहा था। याद रखेंगे दोस्तों। और दूसरा भाग की यदि बात की जाए, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों कौन सा था, उत्तर वैदिक काल जो है था, इसका समय कब से कब तक रहा था, 1000 BC से लेकर 500 BC तक जो है इसका समय जो है रहा था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो है यानी ऋग्वैदिक काल में केवल एक वेद को जो है पढ़ा जाएगा, ऋग्वेद को। और पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो है दोस्तों केवल एक वेद को पढ़ा जाएगा, ऋग्वेद को। इसलिए जो है इसको ऋग्वैदिक काल भी जो है कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में जो है 3 वेदों को जो है पढ़ा जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को जो है पढ़ा जाएगा। याद रखें दोस्तों, इसीलिए इसको जो है उत्तर वैदिक सभ्यता जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेदों का निर्माण होगा और वेदों को जो है पढ़ा जाएगा। याद रखेंगे। अब वेदों का संकलन किसने किया था, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वेदों का संकलन किसने किया, तो किसने किया था दोस्तों वेदों का संकलन, महर्षि वेद व्यास ने जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो है वेदों का संकलन जो है किया गया था। और यदि वेदों की संख्या की बात की जाए, वेदों की संख्या यानी वेद कितने थे, तो वेद जो है 4 प्रकार के थे। याद रखें दोस्तों, वेद कितने थे, 4 वेद थे, जिसमें पहला है ऋग्वेद, जो कि उत्तर वैदिक काल में ना दोस्तों पूर्व वैदिक काल में जो है पढ़ा जाएगा। और यदि बात करते हैं सामवेद, यजुर्वेद, और तीसरा है दोस्तों अथर्ववेद। तो ये 3 वेद जो है उत्तर वैदिक काल में पढ़े जाएंगे, और ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में जो है पढ़ा जाएगा। याद रखेंगे। अब यहाँ पर इनको जो है क्रम से लिखेंगे, यानी सबसे पहले जो है वेदों को लिखा गया है। वेद जो है दोस्तों संस्कृत भाषा में जो है लिखे गए थे, जो कि बहुत ही कठिन भाषा में जो है लिखे गए थे, यानी हर किसी को समझ में नहीं आते थे। इनको आसान भाषा में करके लिखा गया था, तो उनको जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक है, आरण्यक, और उसके बाद दोस्तों उपनिषद। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार जो है इनका क्रम है। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण के बाद दोस्तों आरण्यक, और इसके बाद उपनिषद। क्या दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दोस्तों उपनिषद। याद रखेंगे। अब आर्यों द्वारा, याद रखें दोस्तों, आर्यों द्वारा जो है निर्मित सभ्यता। याद रखेंगे, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। याद रखें दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। आर्य का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। आर्य का यदि अर्थ की बात पूछा जाए, श्रेष्ठ यानी बेस्ट, यानी सबसे बेस्ट। ये जो है एक ग्रामीण संस्कृति, याद रखें दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है किस प्रकार की थी, ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखें दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता थी। और इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। क्या थी इनकी भाषा दोस्तों, इनकी भाषा थी संस्कृत। याद रखेंगे। यानी यदि बात की जाए, पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी भाषा थी संस्कृत। याद रखेंगे। अब यहाँ पर आर्य, याद रखेंगे दोस्तों, आर्य भारत में आने वाले पहले विदेशी थे। आर्य जो है आर्य भारत में आने वाले
पहले विदेशी थे। याद रखें दोस्तों, पहले विदेशी थे, यानी आर्य जो है भारत में आने वाले पहले विदेशी थे। और इन्होंने जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। याद रखें दोस्तों, वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है किया था। और ये जो है गोरे थे। याद रखें दोस्तों, ये जो है गोरे थे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है द्रविड़ यानी काले यानी भारतीयों ने जो है किया था, तो उसी प्रकार जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था दोस्तों आर्यों ने। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता निर्माण की यदि बात की जाए, द्रविड़ यानी भारतीय यानी काले, इन लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है निर्माण किया था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण तो आपने देख लिया। अब आर्यों ने जो है किस प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अब वैदिक सभ्यता का जो है निर्माण किया था, तो आर्यों का आगमन यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन दोस्तों, आर्यों का आगमन जो है मैक्स मूलर के अनुसार लिख रहे हैं हम यहाँ पर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन जो है मध्य एशिया से, यानी मध्य एशिया से जो है आए थे। याद रखेंगे, आर्यों का आगमन। आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों? आर्य जो है मध्य एशिया से जो है आए थे। याद रखेंगे, मध्य एशिया से जो है आर्य आए थे। अब ये जो है कहाँ से होते हुए आए थे? तो ये जो है हिंदू कुश पर्वत से भारत जो है आए थे। याद रखें दोस्तों, भारत जो है आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार कहा जाता है जब आर्य जो है भारत में आए थे तो उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, इन्होंने जो है आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया। और एक तरफ से थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, यानी दोनों में जब आपस में जो है आक्रमण हुआ यानी युद्ध हुआ, तो उस युद्ध को जो है किस नाम से जो है जाना गया है? तो दशराज्य युद्ध के नाम से जो है जाना गया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर जो है एक युद्ध हुआ। याद रखें दोस्तों, आर्यों के और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में जो है एक युद्ध जो है हुआ, जिसको 10 राज्य युद्ध जो है नाम जो है दिया गया है। याद रखें दोस्तों, 10 राज्य युद्ध जो है नाम दिया गया है। अब ये किन किन के बीच हुआ था? एक तरफ थे दोस्तों आर्यों के राजा सुदास और एक तरफ थे द्रविड़ यानी भारतीयों के 10 भारतीय राजा। तो 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी और राजा सुदास की जो है जीत हुई थी। आर्यों के राजा सुदास वर्सेज द्रविड़, मतलब भारतीय 10 राजाओं, इनकी जो है दोस्तों हार हुई थी और इनकी जो है जीत हुई थी। तो ये था मैक्स मूलर के अनुसार। याद रखें दोस्तों, मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे हिंदू कुश पर्वत होते हुए। और जब ये आए थे तो इस समय जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है आक्रमण किया था। एक तरफ थे दोस्तों आर्यों के शक्तिशाली राजा सुदास थे और एक तरफ थे 10 भारतीय राजा। लेकिन राजा सुदास की जो है जीत हुई थी और राजा सुदास ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत करके जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है किया था। ये था मैक्स मूलर के अनुसार कि इस प्रकार जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है हुआ है। लेकिन सच तो यह है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जो है किसको माना गया है? बाढ़ को जो है माना गया। बाढ़ आई थी और सारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश किया था। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था और वैदिक सभ्यता का जो है निर्माण हुआ था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।